उसमें एज लिमिटेशन में छूट दिया जाए। एज लिमिटेशन में क्यों छूट मांगा जा रहा है? तो आपका पात्रता परीक्षा में क्या मांगा जाएगा? तो एज लोअर और अपर प्राइमरी तक भी चीजों को लेकर आएंगे, कंप्यूटर के एजुकेशन को लेकर नीचे तक लेकर जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एयर 6 में। रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में शिक्षक बनने का जो भी छात्र सपना देख रहे हैं और खासकर कंप्यूटर टीचर आप बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में एलिजिबिलिटी के साथ साथ उम्र सीमा की छूट को लेकर हम लोग सरकार के सामने सब कुछ रखने वाले हैं। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री हैं अभी सुनील कुमार जी। इन्होंने अपने एक न्यूज अपडेट में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये बातें कही कि हम लोग जो है बिहार में 26 से 27 हजार ऐसी कंप्यूटर की टीचर की वैकेंसी भी लेकर आ रहे हैं, जो कि ना तो सिर्फ हाई स्कूल में पढ़ाएगा बल्कि लोअर और प्राइमरी स्कूल में भी उनको रिक्रूट किया जाएगा। तो लोअर और प्राइमरी स्कूल की जब चर्चा होगी, यानी कि एक नए सिरे से बहाली की प्रक्रिया होगी, इसकी एलिजिबिलिटी में कुछ ना कुछ बदलाव किए जाएंगे। क्या बदलाव होगा मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं, वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से एक जानकारी और मैं देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब पे इसका गलत जो है अगर देखा जाए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहे हैं। आप लोग नोटिफिकेशन उठा के एक एक चीज मिलाइएगा, मैं आपको एक एक चीज यहां पे बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम सरकार से और बीपीएससी आयोग से और शिक्षा विभाग से मांग करना चाहते हैं कि जो इस बार शिक्षकों की बहाली होगी और वो खासकर कंप्यूटर शिक्षकों की जो बहाली होगी, उसमें एज लिमिटेशन में छूट दिया जाए। एज लिमिटेशन में क्यों छूट मांगा जा रहा है? क्योंकि देखिए, एक बार बहुत समय अंतराल के बाद जो है यहाँ पर कंप्यूटर की टीचर की वैकेंसी निकाली जा रही है। क्योंकि ये बहाली की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ 11 से 12वीं कक्षा में यहाँ पर निकाली जाती थी, तो उसमें भी सिर्फ 2 ही मौके मिले हैं, एक बार टीआरई 1 और एक बार टीआरई 2 में, और अब टीआरई 3 में। तो खैर ये बात नहीं है कि हमें एज लिमिटेशन इसलिए चाहिए क्योंकि मौके कम, मौके इसलिए आपको देने पड़ेंगे क्योंकि बिहार में भी अब ऐसी व्यवस्थाएं बनने जा रही हैं जहां पर कंप्यूटर के टीचर की रिक्रूटमेंट बढ़ने वाली है। जैसा कि हमारे जो एस सिद्धार्थ, जो कि सचिव महोदय हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय हैं जो कि शिक्षा विभाग के, उन्होंने ये बात खुद कही कि हम लोग जो है लोअर और अपर प्राइमरी तक भी चीजों को लेकर आएंगे, कंप्यूटर के एजुकेशन को लेकर नीचे तक लेकर जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर कंप्यूटर टीचर बनने के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी होगी उसमें भी फेरबदल कुछ ना कुछ किया जाएगा। तो जब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बदलाव हो सकता है तो एज लिमिटेशन भी देना चाहिए, ताकि एक्सपीरियंस टीचर जो है कंप्यूटर के आ सके, यानी कि जो कहीं ना कहीं कार्यरत है या कहीं किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो छोड़कर अपने राज्य बिहार में कंप्यूटर टीचर बनने आना चाहते हैं, उनको मौके मिल सके। तो इन सभी परिस्थितियों को देखने के बाद यहाँ पर उनको उम्र सीमा में छूट देना अनिवार्य है। पहली मांग तो यही है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर एलिजिबिलिटी पे, क्योंकि वैकेंसी के लिए उन्होंने कहा कि हम 6 to 8 में बहाली लेकर आएंगे। ध्यान से समझिए क्या होता है सर। 6 to 8 जो होता है आपका अपर प्राइमरी होता है, ठीक है। 1 to 5 जो होता है वो लोअर प्राइमरी होता है। अब इनकी एलिजिबिलिटी की अगर बात करेंगे तो आप लोगों का क्या क्या क्लियर होना चाहिए? तो CTET क्लियर होना चाहिए, और 1 to 5 पे अगर है तो आपका DLED होना चाहिए, ठीक। ये आपकी एलिजिबिलिटी है, और 12th पास एटलीस्ट होना चाहिए कम से कम। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये आप जानते हैं। लेकिन कंप्यूटर टीचर बनेंगे जब, तो आपको यहां पर CTET कंप्यूटर में तो होता नहीं है, तो STET वाला जो पेपर होता है आपका, STET जो पेपर होता है बिहार स्टेट का, वो पेपर 2 जो होता है, वही पेपर आपको पास करना होगा पात्रता परीक्षा में। इसके लिए अलग से कोई TET एग्जाम नहीं होगा CTET में। और बीटेट तो पता नहीं, बिहार सरकार अगर चाहेगी तो ले सकती है, लेकिन ये अभी इसके लिए भी बीटेट में भी कंप्यूटर का कोई सिलेबस या उनका शेड्यूल नहीं है कि मतलब एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसलिए STET जो पेपर 2 है आपका, ये ध्यान से समझ लीजिएगा, उसमें कंप्यूटर टीचर का जो भी सिलेबस पूछ लीजिए या एलिजिबिलिटी पूछ लीजिए, वही लगने वाला है। तो आपका पात्रता परीक्षा में क्या मांगा जाएगा? तो STET का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज, आप अगर 1 to 5 में है तो आपका यहां पर DLED होना चाहिए। अब ये ध्यान से समझिएगा। तो सर यहाँ पे कंप्यूटर टीचर के लिए तो बीएड और डीएलएड का तो कोई सीन ही नहीं है, जैसा कि हम लोग जो एग्जाम देते हैं 11th-12th में। लेकिन हमारा जो नियम कहता है RTE एक्ट 2009 के तहत कि आप प्राइमरी स्कूल में अगर आप टीचर बनते हैं, प्राइमरी स्कूल में टीचर बनते हैं, तो आपके पास या तो डीएलएड है ना, जिसे हम लोग BTC कहीं कहीं कहते हैं, है ना, डीएलएड, या फिर आपका जो है बीएड, ये होना जरूरी है, ठीक है। ये अगर आप प्राइमरी अपर या फिर लोअर प्राइमरी में जाते हैं तो ये आपका प्रशैक्षणिक योग्यता जिसे हम लोग कहते हैं, है ना, ये होना जरूरी है। लेकिन सर कंप्यूटर टीचर के लिए तो ऐसा कहीं भी नहीं दिया गया, तो क्या होगा? तो अब जो है सरकार को नियम बदलना पड़ेगा, नियमावली में चेंज करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप लोगों का बहाली निकाला गया SC/ST कल्याण विभाग में या BC/EBC कल्याण विभाग में, बातों को समझिएगा, इतना खुलकर और इतना साफ साफ कोई नहीं बताएगा, और सब जगह गलत बताया जा रहा है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, सब जगह कंप्यूटर का एलिजिबिलिटी गलत बताया जा रहा है। तो 6 to 10 में अगर क्लास के आप टीचर बनते हैं कंप्यूटर के, तो ये 2 विभाग जो है यहां पर
6 to 10 लेकर आए, ना कि 6 to 8 की बहाली लेकर आए। आप लोग जो है नोटिफिकेशन चेक कीजिएगा तो वहां पे लिखा गया 6 to 10 में। तो अब ये जो है 6 से लेकर 8 और 9 से लेकर 10, इसमें क्या हो गया 10 का, उसमें RTE एक्ट नहीं लगता है ना, तो इसलिए इसको 9 to 10 तक शामिल करके कंप्यूटर की टीचर की बहाली दे दी गई थी। ठीक है, अब आप एलिजिबिलिटी पे भी आएंगे, लेकिन ध्यान में रखिएगा, तो यहां पे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी बहाली की प्रक्रिया के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अगर 6 to 8 में बहाली देंगे ये लोग, मान लीजिए जो 27,000 वैकेंसी है ना, या 26,000 जो भी वैकेंसी है आपकी, तो इसमें इनको करना पड़ेगा या तो 6 to 10 की बहाली या तो 1 to 10 तक की बहाली आ जाएगी। ठीक है, लोअर प्राइमरी को भी अगर शामिल करेंगे तो, जैसा कि सचिव महोदय ने इसके बारे में जानकारी दी है, मैंने आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से उसका अपडेट भी दिया था। तो कहीं ना कहीं जो है आप लोगों का ये जो एलिजिबिलिटी है ये इनको चेंज करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी यानी कि हायर प्राइमरी स्कूल में लोअर प्राइमरी को लेकर और अपर प्राइमरी को भी लेकर। तो ये तो जानकारी हो गई आपको। पहले तो पात्रता परीक्षा STET क्लियर होना चाहिए। दूसरा चीज कि इसमें BA DLED नहीं लगेगा, कब, जब RTE एक्ट हटाया जाएगा, और ये कब पॉसिबल होगा, तो 1 से लेकर 6 से लेकर 10 या तो 1 से लेकर 10 तक की। अब आते हैं कि सर अगर 1 to 10 में बहाली निकाली गई तो एलिजिबिलिटी क्या 12th लेवल पे होगी? नहीं, तब यहां पर हो जाएगा आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ग्रेजुएट होना जरूरी है पहली चीज तो, और ग्रेजुएशन से रिलेटेड जितने भी एलिजिबिलिटी हमने यहां पे लिखी है। और दूसरी चीज कि इसमें STET हो गया और ग्रेजुएशन हो गया, और ये भी ग्रेजुएशन किस किस डिग्री में होना चाहिए ये मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग स्विच करते हैं यहां की तरफ। अब आते हैं दोस्तों यहां पे कि जो बहाली की प्रक्रिया है, जैसे कि आपका एलिजिबिलिटी में तो 50% इन DOACC एक सर्टिफिकेशन कोर्स है दोस्तों, जो कि छात्र कंप्यूटर में अपना सर्टिफिकेशन करते हैं। इसमें अगर आपका A लेवल का सर्टिफिकेशन है तो उसके साथ आपको PG होना जरूरी है, पहली चीज। ये आपका लिखा हुआ है सारा जो है नोटिफिकेशन, उसमें लिखा हुआ है। अगर B लेवल का सर्टिफिकेशन है डियोग का तो उसमें भी आपका स्नातकोत्तर यानी कि PG होना जरूरी है। लेकिन अगर आप DOCC C लेवल पे करते हैं तो उसमें अंडर ग्रेजुएट यानी कि स्नातक होना जरूरी है आपका। ये तीनों का लेवल हमने यहां पे एक जगह लिख दिया था। अब आगे बढ़ते हैं, अगर आपके पास डिग्री है AICTE अप्रूव्ड, यानी कि AICTE अप्रूव्ड टेक्निकल डिग्रीज होता है, और ये AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी ही आपको देती है। तो इसमें अगर आपका BE BTech है कंप्यूटर साइंस में या IT में, तब आप एलिजिबल है या इक्विवेलेंट है। जैसे कि बहुत जगह कंप्यूटर इंजीनियरिंग होता है, साइंस इंजीनियरिंग होता है, तो बहुत जगह होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। तो ऐसे में बहुत जगह का जो है ना जो डिसिप्लिन का नाम है वो बदला रहता है। तो अगर इसमें BE BTech है या IT में है तो आप एलिजिबल हैं बिल्कुल। यहां पर आपके साथ बस STET का ये पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरा चीज यहां पे दोस्तों कि अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है किसमें, कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, ये 3 साल का डिग्री होता है डिप्लोमा या IT में, तो भी आप जो है यहां पर एलिजिबिलिटी रखते हैं आप अपने 50% डिग्री के साथ, और वो भी AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए आपका डिप्लोमा डिग्री। तीसरा चीज यहां पे बोला गया है कि 50% इन AICTE डिग्री है ना, ये विद एनी स्ट्रीम। एनी स्ट्रीम मतलब कि आपका BE BTech जो है वो किसी स्ट्रीम में है, जैसे कि मैकेनिकल है आपका, या फिर आपका इंजीनियरिंग सिविल में है, या फिर केमिकल में है, किसी भी स्ट्रीम से आपने किया है। लेकिन ये तो है ही, उसके साथ साथ आपका अगर PGDCA का कोर्स है तो आप एलिजिबल होंगे। PGDCA क्या है, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये ध्यान रखिएगा, ये आपके उसमें दिया हुआ है, लेकिन जो आपका नोटिफिकेशन है PGDCA जो है वहां पे लिखा गया है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, नहीं लिखा गया है। तो इसको इग्नोर मानिएगा, क्योंकि PGDCA करके कोई डिग्री नहीं होती है। अब ये चीजें क्लियर हो गई। डिप्लोमा अलाउ है, BE BTech कंप्यूटर साइंस IT अलाउड है, DOCC में A लेवल B लेवल और C लेवल वाले छात्र अलाउड है। 50% के साथ आप किसी भी डिसिप्लिन में इंजीनियरिंग किए हैं BE BTech तो आपका PGDCA है तो अलाउड है। अब आते हैं कि 50% इन कंप्यूटर साइंस PG प्लस MCA, मतलब कि प्लस नहीं है, ऑब्लिक है। तो अगर आपका कंप्यूटर साइंस में PG जैसे कि MTech आपने किया है, MTech आपने किया है कंप्यूटर साइंस में या IT में, तो आप एलिजिबल है। MSc आपने किया है कंप्यूटर साइंस में तो आप एलिजिबल है। लेकिन वहीं पे आपने MCA किया है साथ साथ ऑब्लिक में दिया है तो भी आप एलिजिबल है। अब देखिए बहुत सारी जगह पे 3 साल का जो है नहीं होता है MCA, अब 2 साल का होता है कहीं कहीं, तो 2 साल वाले भी अलाउड है यहाँ पे, बस ये ध्यान रखिएगा। 50% इन कंप्यूटर साइंस UG यानी कि अंडर ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस में स्नातक होना। अब स्नातक में बहुत सारे कोर्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पे BSc इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ये अलाउड है। लेकिन वहीं पे BSc इन IT अलाउड नहीं है। मैंने लास्ट टाइम इसके ऊपर जब वीडियो बनाया था तो एक छात्र ने बोला कि सर उसने PG नहीं किया होगा। तो भाई जिसने PG नहीं किया है उसके बारे में लिखता, वहां पे उसके बारे में लिखा जाता कि PG नहीं किया है, तो उनके बारे में लिखा गया, जो कि BSc IT यहाँ पे कारण बना है इसके डिस्क्वालिफिकेशन का, जो मैंने लिस्ट दिखाया था लास्ट टाइम।
उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। तो वहां पे क्या है कि आपको अंडर ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल है। दूसरा चीज, या तो आपने बीसीए किया है तो भी एलिजिबल है, लेकिन इसके साथ साथ आपका पीजी के साथ, यूजी के साथ पीजी भी होना चाहिए, यानी कि किसी भी स्ट्रीम में आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। तो आप जो है यहाँ पर ये 5वें नंबर वाला एलिजिबिलिटी रखते हैं। फिर यहाँ पे पीजी डीसीए प्लस पीजी, मतलब कि 2 आपने जो है वो रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन रखा है। एक तो पीजी डीसीए किए ही है, प्लस आपने किसी भी स्ट्रीम में पीजी कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल है। फिर एमसीए वाले जो 3 साल वाले हैं वो भी एलिजिबल है, यहाँ पे लिखा गया। और इसमें बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कि प्रशैक्षणिक योग्यता की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बातें यहाँ पे मैंने लिखी है। तो 6 to 10 में बहाली आने वाली है, ऐसा अगर होता है तब जाके यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी रखी जाएगी वहां पे भी। और वहां पे भी ना तो डीएलएड का और ना ही बीएड का जरूरत होगा। लेकिन ये आरटीई एक्ट जब तक रहेगा 2009 वाला, तब तक यहाँ पे आपको बता दें कि इसमें 6 to 10 तक बहाली तो आ सकती है, लेकिन 1 to 8 तक की बहाली यहाँ पे अगर देखिएगा तो उसको 1 to 6, 1 to 5 तक की बहाली कहिएगा तो इसको यहाँ पे शायद नहीं लेकर आ जाएगा जब तक ये रहेगा तब तक। तो ये सारा चीज जो है हमने आपको यहाँ पे बता दिया। सैलरी की बात करेंगे तो बिल्कुल सैलरी स्केल आपका जो है हाई स्कूल वाला तो रहेगा, पीजी वाला नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आने वाले जो वैकेंसीज हैं उन सबके लगातार अपडेट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, टेलीग्राम पे जुड़िएगा और साथ ही साथ हमारे keyeducation.in के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय बिहार।